मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपने नए ठिकाने से न आबिद को आगाह करूंगा न कर्नल साहब को। मगर नया ठिकाना कौन सा होना चाहिए, बार बार यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। नाजिम ने तैमूर और इरफान के इस्तेमाल की दवाएं और दूसरी चीजें समेट ली थी। मैंने उससे पूछा, अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी नजरों में तो फिलहाल कोई जगह नहीं है जहां हम सुकून से रह सकें। नाजिम ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, ऐसी जगह मेरी नजरों में है। हम इस वक्त कराची के किसी पसमानदा और गुंजानाबाद इलाके में ज्यादा महफूज रहेंगे। मेरे एक दोस्त का मकान खोखरा पार में है। मैंने उसकी बात काट दी। खोखरा पार? वो तो शायद बॉर्डर के पास है। तैमूर हंसने लगा, उसके साथ इरफान और नाजिम भी हंसने लगे। मैंने हैरत से उन्हें देखा और बोला, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैंने कोई लतीफा सुनाया है? ग्लोरिया की समझ में बात तो नहीं आई होगी, मगर वो मेरी झुंझलाहट देखकर हंसने लगी। मुझे इस पर मजीद गुस्सा आ गया। तैमूर ने पूछा, कामरान, तुम कराची में कितने अरसे से रह रहे हो? मैं अभी तक झुंझलाया हुआ था। मैंने कहा, अरे इसमें कराची का क्या सवाल है? तुम भी जानते हो कि मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी सब कराची में गुजरी है। वो बोला, और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि खोखरा पार कराची की ही एक बस्ती है? ये बस्ती छोटे छोटे मकानों पर मुश्तमिल है और मलीर के इलाके में है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। नाजिम ने कहा, चलो अब उठो। तैमूर तो अपने पैरों पर चल सकता है, मगर इरफान के लिए स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। इरफान ने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे सहारे से चल लूंगा। मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे जख्म पूरी तरह खुश्क नहीं हुए हैं। पाँव पर जोर पड़ेगा तो जख्म दोबारा खुल जाएंगे। स्ट्रेचर ही मुनासिब रहेगा। मेरी बात पर इरफान खामोश हो गया। नाजिम स्ट्रेचर लेने चला गया। ग्लोरिया वहां मौजूद अलमारियों का जायजा ले रही थी कि कोई चीज रह तो नहीं गई। नाजिम वार्ड बॉयज के साथ स्ट्रेचर ले आया। उन लोगों ने बहुत एहतियात से इरफान को गाड़ी में शिफ्ट किया। तैमूर का हाथ जख्मी था, इसलिए वो खुद ही गाड़ी में जा बैठा। अभी हम लोग गाड़ी में सवार होने ही वाले थे कि आबिद वहां पहुंच गया। उसे देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने हैरत से कहा, तुम इस वक्त? वो बोला, हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तैमूर की खैरियत दरियाफ्त करता चलूं। मैंने कहा, तैमूर अब बिल्कुल ठीक है और आज डॉक्टर साहब ने इन लोगों को यहाँ से रिलीज कर दिया है। अब इरफान अपने घर जा रहा है, तैमूर भी फिलहाल इसी के साथ रहेगा। फिर मुझे याद आया कि मेरी गाड़ी उसके पास थी। वो गाड़ी उस वक्त भी उसके इस्तेमाल में थी। मैंने उससे कहा, मेरी गाड़ी तुम्हारे पास है, मुझे आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है, अगर माइंड न करो तो। वो जल्दी से बोला, उफ़ो, मैं तो खुद गाड़ी आपके हवाले करना चाहता था, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा, वो असल में डिक्की में मेरा एक सूटकेस भी है, उसमें मेरी जरूरत की कुछ चीजें हैं। वो बोला, आपका सूटकेस अगर डिक्की में है तो वहीं होगा, मुझे तो डिक्की खोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने ग्लोरिया को मुखातिब किया, कहा, ग्लोरिया, तुम्हें याद है कि वो सूटकेस गाड़ी की डिक्की में ही था? वो बोली, हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। फिर उसने आबिद से चाबी ली और डिक्की खोल कर देखी। सूटकेस उसमें वाकई मौजूद था। मैंने आबिद से कहा, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोला, इस जहमत की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी मीलों पैदल चलने का आदी हूँ, मुझे मेन रोड से टैक्सी मिल जाएगी और मेन रोड यहाँ से चंद 100 फुट के फासले पर है। मैंने पूछा, हाँ, जावेद अब कैसा है? मैं तो उससे मिलना चाहता था, मगर कर्नल साहब ने मना कर दिया। आबिद ने कहा, जावेद की हालत अब खासी बेहतर है। मैंने कहा, अच्छा, मैं कल कर्नल साहब के ऑफिस आऊंगा, वहां मुलाकात होगी। उसने कहा, ठीक है, विश यू गुड लक, और वो मेन रोड की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना सूटकेस खोल कर देखा, वो नोटों से भरा हुआ था। मैंने नाजिम से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं और ग्लोरिया अपनी गाड़ी में पीछे आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद हम उस आबादी में पहुंच गए जिसे नाजिम खोखरा पार कह रहा था। वहां छोटे छोटे नीची छतों वाले क्वार्टर थे। गलियां कच्ची थीं और लोग गलियों में चारपाइयां बिछाए सो रहे थे। नाजिम के कहने पर हमने दोनों गाड़ियां मेन रोड के किनारे पर ही रोक दी और नाजिम पहले तन्हा ही अपने दोस्त के मकान तक गया, फिर उसके हमरा वापस आ गया। वो आदमी हैरान था कि इन कार नशीनों को मुझ गरीब से आखिर क्या काम पड़ा। नाजिम ने मुख्तसरन उसे बताया कि हम किन हालात का शिकार हैं। वो गरीब जरूर था मगर समझदार आदमी था। हमारी बात सुनकर बोला, जब तक आपका दिल चाहे मेरे गरीब खाने पर रहें, मगर उसमें सिर्फ 2 ही कमरे हैं, अटैच बाथ नहीं है, सेहन कच्चा है, गंदी गली से बू उठती रहती है, मगर ये जरूर है कि जब तक आप मेरे मेहमान रहेंगे कोई आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। मोहल्ले का हर शख्स आपकी हिफाजत करेगा। उसने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। वो ग्लोरिया को देखकर मजीद हैरान हुआ। मैंने उसे बताया कि मेरी बीवी अमेरिकन है और उर्दू नहीं समझती, इसलिए मोहल्ले की औरतों से इसे दूर ही रखना। उसने कहा, मोहल्ले की औरतों की तो आप फिक्र ही न करें। मैंने नाजिम से पूछा, नाजिम, तुमने अब तक हमारे इस दोस्त का नाम नहीं बताया। नाजिम ने कहा, इसका नाम अफजल है, ये मेरे साथ प्राइमरी में पढ़ता था, फिर हम कुरंगी में शिफ्ट हो गए और ये लोग इस आबादी में। अफजल ने कहा, मैंने BA किया है मगर अभी तक माकूल मुलाजमत नहीं मिली, मैं एक मिल में नौकरी करता हूँ। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त भी कर दूंगा। अफजल ने कहा, माफ कीजिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने नौकरी का तस्करा यूं ही कर दिया।
कहीं आप ये समझें कि मैं आपको अपने मकान में रखने का मुआवजा तलब कर रहा हूँ। मैंने कहा, कैसी बातें करते हो अफजल, जैसे नाजिम मेरा दोस्त है तुम भी मेरे दोस्त हो। अगर तुम बुरे वक्त में हमारे काम आ सकते हो तो हम तुम्हारे काम क्यों नहीं आ सकते। वो बोला, ये बात की बात है, पहले आप अपनी गाड़ियों से अपना सामान तो उतार लें। मैंने अपना सूटकेस छोड़कर गाड़ियों से सारा सामान निकाल लिया। वो सूटकेस मैंने नाजिम की गाड़ी में शिफ्ट कर दिया क्योंकि अब मैं वही गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता था। मैं और ग्लोरिया वहां से दोबारा होटल पहुंचे और सुबह कहीं और शिफ्ट होने का फैसला करके सो गए। मैं गाड़ी से सूटकेस निकाल लाया था। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। बकिया रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। सुबह मैंने फोन पर इस्तकबालिया क्लर्क से कहा कि मैं चेकआउट करना चाहता हूँ, मेरा बिल बना दें। फिर हम लोग वहां से कर्नल साहब के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। इस मर्तबा ग्लोरिया भी मेरे साथ थी। मैं उसी दफ्तर में पहुंचा जहां जावेद के साथ गया था। गेट पर चेकिंग और रजिस्टर की खानापुरी में हमें 10 मिनट लग गए। कर्नल साहब से इंटरकॉम पर बात हो गई थी, इसलिए हमें अंदर जाने की इजाजत भी मिल गई, वरना शायद ये भी मुमकिन न होता। मैंने सोचा कि आइंदा कर्नल साहब से यहाँ आने के लिए कोई कार्ड वगैरह या कोई ऐसी दस्तावेज बनवा लूंगा जिसके जरिए मैं आसानी से उन तक पहुंच सकूं। कर्नल साहब मेरे साथ ग्लोरिया को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये है वो अमेरिकन दोशीजा जो इंडिया में भी तुम्हारे साथ थी? मैंने कहा, जी हाँ सर, यही ग्लोरिया है। वो बोले, यू आर वेरी लकी कामरान, तुम्हें ऐसी बीवी मिली। मैंने उनकी बात की तस्दीक की कोशिश न की। कहा, थैंक यू सर। ये बात न मेरे लिए नई थी न ग्लोरिया के लिए। फिर ग्लोरिया इस बात का बुरा भी न मानती तो मुझे क्या जरूरत थी इसकी तरदीद करने की। कर्नल साहब बोले, हाँ तुम्हारे लिए काम है कामरान। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ, फरमाइए क्या काम है। बोले, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे काम इंतहाई खुफिया बल्कि टॉप सीक्रेट होते हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ सर। वो बोले, सिंध का एक लीडर है, उसे थोड़ा सा सबक सिखाना है। मैंने उलझ कर पूछा, सिंध का लीडर? वो बोले, हाँ, वो इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर साजबाज कर रहा है। मैंने कहा, तो उसे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता, और भला मैं उसे क्या सबक सिखाऊंगा। कर्नल साहब बोले, तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कामरान, या फिर खुद को भोला भाला और मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी तल्ख हो गया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मगर मुझे मामले की नौयत का इल्म होगा तो मैं कोई कार्रवाई करूंगा ना। कर्नल साहब का पारा चढ़ गया। बोले, क्या इतना काफी नहीं है कि वो शख्स रॉ के साथ मिलकर साजिश कर रहा है मुल्क के खिलाफ? मैंने कहा, मैंने कब कहा है कि ये बात नाकाफी है, मगर मुझे ये तो बताएं कि मुझे क्या करना है। क्या उसे कत्ल कर दूं? अगर आप चाहते हैं तो मैं ये भी कर दूंगा, मगर पहले मुझे इस बात का मुकम्मल सबूत फराहम कर दें कि वाकई वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, या फिर मुझे अपने तौर पर सबूत हासिल करने का मौका दें। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, बल्कि वो क्या, उसकी औलाद याद रखेगी, क्योंकि वो तो इस दुनिया में होगा नहीं। कर्नल साहब ने जोरदार कहका लगाया। फिर बोले, सॉरी बॉय, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम तो वाकई मैच्योर हो गए हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो फौरन ये कहता कि मुझे उस लीडर का एड्रेस बताएं, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। मैंने कहा, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि काम करने का मेरा अपना अंदाज है। मैं हुक्म का गुलाम या किसी वडेरे का मजारा नहीं हूं कि उसकी बात सुनते ही उस पर अमल करने दौड़ पड़ूं। जब तक मेरा ज़हन किसी बात को कबूल न करे मैं कोई एक्शन नहीं लेता। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, हाँ ये बताइए कि मेरे होटल का आपके अलावा और किसे इल्म है? वो बोले, इस बारे में सिर्फ आबिद और जावेद जानते हैं। क्यों, कोई खास बात? मैंने कहा, जी हाँ, किसी ने मुझे बेआवाज राइफल से फायर करके कत्ल करने की कोशिश करवाई है। फिर कल जब हम होटल से निकले तो एक गाड़ी मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे वहां कयाम का इल्म किसी और को कैसे हो गया। कर्नल साहब गहरी सोच में डूबे कुछ सोचते रहे। फिर बोले, तुम जानते हो कामरान कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैंने उलझ कर कहा, आप रिटायर हो चुके हैं? वो बोले, हाँ, अब आर्मी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नई हुकूमत ने रॉ की सरगर्मियां रोकने के लिए ये नई फोर्स कायम की है, इसलिए मुझे दोबारा तलब किया गया है। मैं कर्नल जरूर हूं मगर रिटायर्ड। मैंने कहा, लेकिन रॉ से निपटने के लिए तो मुल्क में पहले से बहुत सी एजेंसीज मौजूद हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ISI है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है। वो बोले, हाँ, वो सब मौजूद हैं, मगर हुकूमत ये चाहती है कि ऐसे लोगों से काम लिया जाए जो हर तरह से ट्रेंड भी हों और किसी सरकारी इदारे से उनका ताल्लुक भी ना हो। मैंने उलझ कर कहा, मगर क्यों? वो झुंझुला कर बोले, एक तो तुम बहस बहुत करते हो, बस तुम में और एक फौजी में यही फर्क है। मैंने कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं जब तक मुतमईन नहीं हो जाऊंगा कोई भी काम करने की हामी नहीं भरूंगा। जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए। कर्नल साहब बोले, तुम हमारे साथ मुस्तकिल काम नहीं करोगे, जरूरत पड़ने पर तुम्हें कॉल किया जाएगा। वो बुलावा मेरी तरफ से भी हो सकता है, CMLA की तरफ से भी, IG की तरफ से भी और सिविल इंतजामिया की तरफ से भी। मैंने उलझन आमेज नजरों से कर्नल को देखा। कहा, मैं अब भी नहीं समझा। कर्नल झुंझला गया। बोला, तुम इतने कुन ज़हन तो नहीं हो कामरान।
तुम बाकायदा सरकारी मुलाजिम नहीं होगे, मगर हुकूमत तुमसे कहीं भी काम ले सकती है। मैंने उठते हुए कहा, सॉरी सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपने तौर पर काम करने का आदी हूं। यूं तो मैं बिल्कुल पाबंद होकर रह जाऊंगा। कभी इधर से बुलावा, कभी उधर से कॉल, फिर जवाबदेही कि फुला आदमी को परेशान क्यों किया, फुला पर दबाव क्यों डाला, फुला केस में इतना जारहाना अंदाज इख्तियार क्यों किया। मेरा लहजा सर्द था। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, चलो ग्लोरिया, इन लोगों से डील नहीं हो सकती। कर्नल का चेहरा गुस्से से मस हो गया। वो शायद इस किस्म की गुफ्तगू का आदी नहीं था। फिर वो दुरुस्त लहजे में बोला, ये मत भूलो मिस्टर कामरान चौधरी कि तुम पर कत्ल, डकैती, इगवा और मनशियात फरोशी के 82 केसेस हैं। अगर तुम अदम सबूत की बिना पर फांसी के फंदे से बच भी गए तो ये मुकदमात भुगताते हुए तुम्हारी बकिया जिंदगी जेल में गुजर जाएगी। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? कर्नल हलक के बल धाड़ा, शट अप, तुम एक 3rd क्लास मुजरिम, स्मगलर, कातिल, मुझे यानी कर्नल सिद्दीकी को ब्लैकमेलर कह रहे हो? यू वो शायद इंग्लिश में मुझे कोई गाली देते देते रुक गए। मैंने आहिस्ता से कहा, आई एम सॉरी सर, मगर मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। वो बोले, मत भूलो कामरान कि मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तुम्हारी गिरफ्तारी पर अब भी इनाम है। मैंने भी तल्ख लहजे में कहा, तो फिर मुझे गिरफ्तार करवा दें और इनाम ले लें, मगर एक बात मेरी भी सुन लें, अभी तक वो जेल तामीर ही नहीं हुई जहां मुझे कैद किया जा सके। जब मैं महसूस करूंगा कि अब मुझ में लड़ने की सकत नहीं है तो किसी दुश्मन की गोली से मारा जाऊंगा। अगर चाहें तो मेरी इस बात को आजमा लें। मेरी खोपड़ी भी घूम गई थी। फिर कहा, यह मेरा वादा है कि जिंदा मैं किसी भी एजेंसी के हाथ में नहीं आऊंगा। चलें, बुलाएं अपने गार्ड्स को या पुलिस को। मैंने आराम से कुर्सी पर फैलते हुए कहा, एक बात और समझ लें, जब कोई शख्स खुद मरने का फैसला कर ले तो दूसरे की जिंदगी भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मरने से पहले मैं जितने आदमियों को ठिकाने लगा सका लगा दूंगा। कर्नल ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। मैंने 3 जंगें लड़ी हैं, तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। उसने फोन अपनी तरफ खिसकाया, बोला, मैं मिलिट्री पुलिस को कॉल कर रहा हूं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वो रिसीवर उठाकर कोई नंबर डायल करने लगा। ग्लोरिया ने अचानक कहा, वेट अ मिनट सर। फिर मेरी तरफ घूमी, बोली, पागल मत बनो कामरान, जब तुम्हें एक मौका मिल रहा है बाइज्जत जिंदगी गुजारने का तो तुम उसे जाया क्यों कर रहे हो। ये कहते हुए उसने मुझे आंख भी मारी। इसका मतलब ये था कि फौरी तौर पर यहां से तो जान छुड़वाओ। कर्नल ने रिसीवर रख दिया और बहुत गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था। फिर वो नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे होगा। सारे अहकाम तुम्हें मेरे जरिए मिलेंगे। मैं भी मसलहत के तहत नरम पड़ गया। कहा, यह बात तो आप अब बता रहे हैं, यही तो मैं भी चाहता हूं कि हर ऐरा गैरा मुझ पर हुक्म न चलाए। कर्नल मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम बहुत जिद्दी हो, उसके साथ ही बेजिगर भी हो। फिर उसने बेल बजाकर अर्दिली को तलब किया और कोल्ड ड्रिंक्स लाने का हुक्म दिया। मैंने कहा, अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि होटल में मेरी मौजूदगी की इत्तला किसी तीसरे आदमी को कैसे मिली। कर्नल ने कहा, मैं खुद भी हैरान हूँ। फिर वो चौंक कर बोला, कहीं तो मुझ पर ही तो शुबा नहीं कर रहे हो। मैंने जल्दी से कहा, नहीं सर, मुझे तो ये शुबा है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसने ये इत्तला मेरे दुश्मनों तक पहुंचाई है। ये भी मुमकिन है कि आपका रूम बग्ड हो, हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा रही हो। कर्नल एकदम चौकन्ना हो गया। बोला, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं देखता हूं कि वो डिवाइस कहाँ है। मैं बैठे ही बैठे ऑफिस की उन जगहों का जायजा ले रहा था जहां इस किस्म का कोई माइक छुपाया जा सकता था। कर्नल का कमरा सादगी से आरास्ता था। वहां ज्यादा सामान नहीं था। दाएं हाथ पर खूबसूरत सा एक बुक शेल्फ था। बाईं तरफ स्टील की कैबिनेट थी। मैं आहिस्ता से उठा और गहरी नजरों से बुक शेल्फ का जायजा लिया। वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने कैबिनेट की एक दराज देखी, कुर्सियों के नीचे देखा। कर्नल ने अपनी टेबल की दराजों को खंगाल दिया, मगर वहां हमें कोई चीज न मिली। कर्नल की कुर्सी के पीछे दीवार पर फ्रेम में कायदे आजम की तस्वीर आवेजा थी। मैंने तस्वीर उतार कर दीवार का जायजा लिया। तस्वीर के फ्रेम को बहुत गौर से देखा, मगर वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी। इस दौरान मैं कर्नल ग्लोरिया से इंडिया में पेश आने वाले वाकयात के बारे में पूछता रहा। दरमियान में कोई जुमला मैं भी बोल देता। फिर मैंने पैड उठाकर उस पर लिखा, बज़ाहिर तो यहाँ कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है, मगर एहतियात के तौर पर इसे आजमाने का एक ही तरीका है कि मैं आपको बताऊं कि हम वो होटल छोड़कर कहां कयाम करेंगे। अगर दुश्मन वहां भी पहुंच गए तो ये इस बात का सबूत होगा कि आपका ऑफिस बग्ड है। कर्नल ने वो तहरीर पढ़कर सर हिलाया। इस दौरान मैं अर्दिली कोल्ड ड्रिंक्स ले आया था। उसके जाने के बाद कर्नल ने मुझसे पूछा, तुम वो होटल क्यों छोड़ रहे हो कामरान? मैंने कहा, वो होटल मेरे दुश्मनों की नजरों में आ गया है। अब मैं हॉलीडे इन में ठहरूंगा। वहां भी मैं मिस्टर एंड मिसेस अमजद टिवाना के नाम से ठहरूंगा। कमरा नंबर बाद में आपको बता दूंगा।
कर्नल ने खुशदिली से कहा, ओके बॉय, विश यू गुड लक। फिर वो मुस्कुराकर बोले, मुमकिन है गुस्से में मेरे मुंह से कोई सख्त जुमला निकल गया हो। मुझे उम्मीद है कि मैंने उनकी बात काट दी। कहा, प्लीज सर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। ओके, खुदा हाफिज। फिर चलते चलते मुझे ख्याल आया कि कर्नल से एंट्री पास या कार्ड के लिए तो कहा ही नहीं। मैंने अपनी मुश्किल बताई तो उसने कहा, बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां तुम आसानी से आ सकोगे। हम बाहर निकले तो ग्लोरिया ने मुझसे कहा, तुम बाज़ औक़ात बिल्कुल बच्चों वाली हरकत करते हो। क्या जरूरत थी कर्नल को गुस्सा दिलाने की? तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मत करो काम, मगर बैठे बैठाए खुद को मुसीबत में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। मैंने कहा बस। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। इस दौरान में हम बातें करते हुए गाड़ी तक पहुंच गए थे। वो बोली, और तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुम मरने मारने पर तुल गए, और अगर वो मिलिट्री पुलिस को तलब कर लेता तो क्या तुम यहाँ से निकल सकते थे? मैंने कहा, मैंने कब दावा किया था कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा? हाँ, वो लोग मुझे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकते। ग्लोरिया झुंझुला कर बोली, मगर क्यों? ये बात आराम से भी तो हो सकती थी। तुम फौरी तौर पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते और वहां से निकलने के बाद उसकी बात मानने से इनकार कर देते। मैंने बेजारी से कहा, अच्छा छोड़ो इस बहस को, मैं भी अपने फैसले पर कायम हूं कि इन लोगों के लिए काम नहीं करूंगा। ग्लोरिया ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली और बाहर की तरफ देखने लगी। फिर वो कुछ सोच कर बोली, कामरान, एक बात कई दिन से मेरे जहन में चुभ रही है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो बोली, जहां तक मुझे याद पड़ता है तुमने अली मुराद से रकम का सूटकेस पहले ही ले लिया था। ये उस वक्त की बात है जब हम मोहम्मद अली सोसाइटी वाली कोठी में शिफ्ट हुए थे। फिर ये सूटकेस कौन सा है? मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ब्राउन कलर का बिल्कुल नया सूटकेस था। ये सूटकेस ग्रीन कलर का है। ये बात उसी वक्त से मेरे जहन में चुभ रही थी जब तुमने सूटकेस का तस्करा किया था। सूटकेस देखने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि ये वो सूटकेस नहीं है। मैं बुरी तरह उलझ गया। मैंने कहा, तो क्या अली मुराद ने बाबा साईं से कहकर ये सब कुछ किया है? ग्लोरिया ने कहा, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पर हमें रकम की जरूरत है, हम उनकी दी हुई रकम गिन लेते हैं, बाद में लौटा देंगे। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। बाबा साईं वाकई मुझे बेटों की तरह चाहते थे। मैं उनके इकलौते बेटे का दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। ग्लोरिया की बात दुरुस्त थी, मैं बाद में वो रकम उन्हें वापस कर सकता था, मगर मुझे ये भी यकीन था कि बाबा साईं वो रकम हरगिज वापस नहीं लेंगे। मेरा रुख अब होटल हॉलिडे इन की तरफ था। मैंने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा था कि कोई गाड़ी हमारा ताकुब तो नहीं कर रही है। ग्लोरिया भी बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रही थी, मगर अभी तक मुझे किसी गाड़ी पर ताकुब का शुबा नहीं हुआ था। एहतियातन मैं गाड़ी को बेमकसद ऐसे रास्तों पर ले गया जहां ट्रैफिक बराए नाम थी, मगर हमारे ताकुब में कोई गाड़ी नहीं थी।